हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मानव जनन तंत्र का, यानी कि पुरुष जनन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, ये पुरुष जनन तंत्र जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मानव पुरुष जनन तंत्र का एक अंग है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस तंत्र के बारे में, इस जनन तंत्र के बारे में बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हमारा जो मानव जनन तंत्र है, वो मानव जनन तंत्र इसका महत्व क्या है, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है मानव जनन तंत्र का, यानी कि पुरुष जनन तंत्र का। तो इसका इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये मानव, अगर आपको पता है कि मानव जो होता है, मानव में लैंगिक जनन होता है। देखिए, जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन इसमें मानव में पाया जाता है। और अगर हम पुरुष जनन तंत्र का अगर हम मुख्य रूप से देखें तो इसमें जो है ये हमारा पुरुष जनन तंत्र है, ये युग्मक के निर्माण में सहायता करता है। और वो युग्मक क्या है, वो युग्मक होता है शुक्राणु। वो युग्मक होता है हमारा शुक्राणु के निर्माण में ये सहायता करता है, यानी शुक्राणु निर्माण करता है। अच्छा जी, अब ऐसे ही जो हमारा जो मादा जनन तंत्र होता है, वो अंडाशय का निर्माण करता है। चलिए अब थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया को समझते हैं कि आखिर ये जो मानव जनन तंत्र में जो हमारा पुरुष जनन तंत्र है, इसकी आखिर ये कैसे काम करता है। देखिए, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो ये प्राथमिक जनन तंत्र क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक जनन तंत्र क्या है, तो आप बताएंगे वृषण जो होता है, यानी टेस्टिस जो होते हैं, वो हमारे प्राथमिक लैंगिक अंग है, यानी प्राथमिक जनन तंत्र का हिस्सा है। देखिए, अब ये इसका होता कैसा है, इसकी शेप होती है अंडाकार। इसकी शेप होती है अंडाकार, यानी कि यहां पर अगर आप देखें तो आपको ये अंडाकार आकृति दिखेगी, यही है वृषण। अब अगर आप देखें तो ये वृषण जो है, यानी शरीर से बाहर है। अब ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं, एक थैली में लटके होते हैं। उसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों होता है। देखिए ध्यान से, अगर आप देखें तो ये उदर गुहा के बाहर होते हैं। उदर गुहा का मतलब होता है पेट, यानी पेट के अंदर, यानी जो आपका ये नीचे वाला हिस्सा है, पेट वाला हिस्सा, इसके अंदर जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं हम उदर गुहा बोलते हैं। और ये जो हमारे वृषण होते हैं, ये उदर गुहा के ठीक बाहर एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं। अब इस थैलीनुमा संरचना में जिसके अंदर ये वृषण होते हैं, देखिए ये थैलीनुमा संरचना, ये वाली संरचना, इसे बोलते हैं थैली जैसी है ना ये। अब इसी को हम बोलते हैं वृषण कोष। क्या बोलते हैं इसको हम, इसे कहते हैं हम वृषण कोष कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं हम स्क्रोटम। अब देखिए, इसके दोहरे कार्य होते हैं, मतलब इसके डबल काम होता है। एक तो नर युग्मक बनाना, जो आपको पता है नर युग्मक क्या होता है, हमारा नर युग्मक होता है शुक्राणु। अच्छा, और एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है। देखिए, सबसे ज्यादा कारगर जो होता है यही हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यही आपके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है। ऐसे ही महिलाओं में जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाने में कारगर होता है। देखिए, इसके दो काम हैं, इस वृषण के दो काम होते हैं। एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेकर के आना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना, और दूसरा काम है यानी शुक्राणु का निर्माण करना, स्पर्म का निर्माण करना। यानी कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो इसमें बनता है, शुक्राणु जो, ये जो आपका वृषण जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही एक पुरुष जो होता है वो पुरुष बन पाता है, आप ऐसे मान के चलिए। और एक एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एक महिला जो होती है वो महिला बन पाती है। अगर मान लीजिए शुरुआत में अगर हम दो बच्चे लें, एक जो है मेल बच्चा हो, एक फीमेल बच्चा हो, तो दोनों में कुछ खास चेंज नहीं होते हैं, यानी कि दोनों में ही आपको शुरुआत में स्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मानव है वो एक स्तनधारी जीव है। तो लेकिन उनके थोड़े प्राइवेट पार्ट्स जो होंगे, उनके जननांग जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद आकर के, जैसे मान लीजिए 10 से 12 साल की उम्र में आकर के दोनों में अचानक से बहुत तेजी से बदलाव होने लगते हैं। ऐसा हो पाता है यानी पुरुष और महिलाओं में बनने वाले अलग अलग हॉर्मोन्स की वजह से, जिनको हम सेक्सुअल हार्मोन, या फिर ऐसे मान लीजिए कि इनको हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स भी हम कहते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और आगे देखें
कि ये जो हमारे बिरसण होते हैं, ये बिरसण जो होते हैं शरीर के बाहर ही क्यों होते हैं भाई? यानी आपने देखा कि जो थैलीनुमा संरचना होती है वो शरीर के बाहर लटकी होती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, शुक्राणुओं को जीवित रखने के लिए चाहिए हमारी बॉडी से कम टेम्परेचर। अगर आपको पता हो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग लगभग 98 फ़ारेनहाइट होता है। अब शुक्राणुओं को जीवित रखने के लिए हमें चाहिए उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम, यानी 2 से 2.5 डिग्री यानी 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए इस टेम्परेचर से, यानी 37 डिग्री से कम टेम्परेचर हमको चाहिए। और इसी वजह से ये कैसे हो पाएगा? देखिए, कुदरत ने बड़ा ही अजीब निजाम बनाया है कि इसी वजह से जो आपके टेस्टिकल्स हैं, जो आपके अंडाशय हैं, जो आपके बिरसण हैं, उनको आपके शरीर से बाहर रखा गया है। जब शरीर से बाहर रहेंगे तो सीधी सी बात यह है कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम रहेगा 2 से 2.5 डिग्री तक। अब इसी वजह से जो यही कारण है कि जो बिरसण जो होते हैं वो उधर गुहा के बाहर बिरसण कोष में सुरक्षित रूप से स्थित रहते हैं, जो तापमान नियंत्रक थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है। यानी तापमान नियंत्रक को ही हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट बोलते हैं। ठीक है नहीं? चलिए, अगर हम आगे देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये बिरसण से लेकर के इस सिसन तक, यानी कि यहां से वीर्य उत्पादन से लेकर के वीर्य बाहर आने तक किन किन नलिकाओं से वीर्य होता हुआ आता है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले होती है हमारी अधिबिरसण। तो अधिबिरसण कहां पर है? देखिए, बिरसण में अधिबिरसण में फर्क होता है। ये तो रहा बिरसण, ये संरचना बिरसण रही, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये जो इसके ऊपर दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं हम अधिबिरसण। इसको बोलते हैं हम अधिबिरसण। देखिए, इस अधिबिरसण में होता क्या है, ये बिरसण के ऊपर एक कुंडली टाइप की, यानी कि एक नली होती है, और इसी में होता क्या है कि जो आपके शुक्राणु होते हैं वो परिपक्व होते हैं, यानी मैच्योर होते हैं। इस अधिबिरसण के अंदर ही आपके शुक्राणु क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। इसके अलावा यहां पर यह नहीं है कि हर समय के लिए इसी में उपस्थित रहेंगे शुक्राणु, जी नहीं, यहां पर अस्थायी रूप से शुक्राणु जो होते हैं वो एकत्रित होते हैं। उसके बाद यहां से निकलते हुए इस वाली जो नलिका है हमारी, यानी शुक्रवाहिका में आ जाते हैं। ये शुक्रवाहिका है हमारी। ठीक है? अच्छा, शुक्रवाहिका में आने के बाद देखिए, ये जो हमारी जो नली है शुक्रवाहिका, यहां पर देखिए, ये है हमारी शुक्रवाहिका, ये है शुक्रवाहिका है हमारी। अब इस शुक्रवाहिका से होते हुए शुक्राणु कहां जाएंगे? इस शुक्रवाहिका से होते हुए शुक्राणु जाते हैं शुक्राशय में। यहां पर शुक्राशय में पहुंचते हैं शुक्राणु। अच्छा, शुक्राशय में पहुंचने के बाद होता क्या है कि देखिए, शुक्राशय में भरा होता है एक पीले गाढ़े द्रव का स्राव करता है शुक्राशय। यानी शुक्राशय में जो देखिए शुक्राणु कहां से आए? शुक्राणु आपके बिरसण में उत्पन्न हुए, फिर अधिबिरसण में होते हुए अधिबिरसण में पहुंचे, अधिबिरसण में पूरी तरह से मैच्योर हुए, मैच्योर मतलब परिपक्व हुए। देखिए, शुक्राणु जो बिरसण में जो शुक्राणु बनते हैं वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, लेकिन मैच्योर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी टाइम को पूरा करने के लिए शुक्राणु जो है बिरसण से पहुंचते हैं कहां पर? अधिबिरसण में पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पर मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद शुक्राणु पहुंचते हैं शुक्रवाहिका में, और शुक्रवाहिका से होते हुए पहुंचते हैं शुक्राशय में। और शुक्राशय में देखिए, शुक्राशय में होता है एक पीले गाढ़े द्रव का स्राव करता है शुक्राशय, यानी हल्का पीला होता है और गाढ़ा द्रव होता है। और जो वीर्य का, अगर आप वीर्य को देखें ओवरऑल, जो वीर्य सिस्टम से बाहर आता है, यानी पेनिस से बाहर आता है, उस वीर्य में 60% भाग जो होता है वो शुक्राशय से निकलने वाले द्रव का ही होता है। इसके अलावा इसमें देखिए, ऐसा क्या खास है इस शुक्राशय में? शुक्राशय जो है इस द्रव को क्यों स्रावित करता है, क्यों छोड़ता है? देखिए, उसकी वजह यह है कि इस द्रव में होता है फ्रक्टोज। क्या होता है इस द्रव में? फ्रक्टोज होता है, और इसी से मिलती है शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है। इसी फ्रक्टोज से मिलती है शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है जिंदा। देखिए, आपको पता होगा शुक्राणु भी जो होते हैं वो कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए, उनको तैरने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, तो उस ऊर्जा को प्रदान करता है हमारा ये फ्रक्टोज प्रदान करता है। अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि की, देखिए, अगर आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊं, यहां पर देखिए, ये जो आपको संरचना दिख रही है यहां पर, ये दिख रहा है आपको, यही है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि है। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि करती क्या है? देखो, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा मूत्राशय है और जो हमारा ये शुक्राशय है,
इन मूत्राशय और शुक्राशय से निकलने वाला जो मटेरियल है उस मटेरियल का ये साझा भाग है। यानी दोनों मटेरियल जो हैं वो मूत्राशय से निकले या फिर शुक्राशय से निकले, वो इसी से होकर के जाएंगे। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गई बात कि ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये कंट्रोल करेगी यानी मूत्र को और इस शुक्राशय से निकलने वाले मटेरियल को ये कंट्रोल करेगी। यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से अगर आप देखें थोड़ा सा आगे, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि का मतलब होता क्या है, देखिए इसमें से भी दूधिया रंग का हल्का अम्लीय द्रव स्रावित करती है ये भी। यानी प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक तो कंट्रोल करती है आपके मूत्राशय से जो मूत्र वगैरह आया और जो शुक्राशय से जो भी आपका सीमन वगैरह जो भी आया उससे निकल करके उसको और मूत्र को ये कंट्रोल करती है। ऊपर से साथ में ही थोड़ा सा दूधिया और हल्का अम्लीय होता है। नेचर कैसी होती है उस द्रव की, अम्लीय नेचर का होता है, उसको स्रावित करती है, उसको उसमें छोड़ती है और ये द्रव शुक्राणुओं की जीवन क्षमता और उनकी सक्रियता बनाए रखता है। देखिए ये जो द्रव होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है ये शुक्राणुओं की जीवन क्षमता को और उनकी सक्रियता को बनाए रखता है ताकि वो लगातार काम करते रहें। अगर आपको याद हो शुक्राशय में से भी एक द्रव निकला था, हल्के पीले रंग का था, यानी 60% जो वीर्य का हिस्सा है वही बनाता है द्रव, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहा था, यानी कि उसमें भी क्या था, फ्रक्टोज था जो ऊर्जा प्रदान कर रहा था। किसको? ऊर्जा प्रदान कर रहा था शुक्राणुओं को। लेकिन खाली ऊर्जा प्रदान करने से थोड़ी ना कुछ होता है, साथ साथ में क्या चाहिए उनको, साथ साथ में उनकी क्षमता बनी रहे, काम करने की क्षमता बनी रहे और साथ साथ में उनकी सक्रियता जो है यानी कि एक्टिविटी बनी रहे, एक्टिव रहे, हमारे जो स्पर्म है यानी शुक्राणु है वो एक्टिव रहे। अच्छा, इसके अलावा एक होती है हमारी काउपर ग्रंथि होती है। अब ये जो काउपर ग्रंथि होती है, अगर आप यहां पर देखें, देखो यहां पर जो है ये छोटी सी ग्रंथि दिख रही है आपको, ये जो ग्रंथि दिख रही है ये वाली ग्रंथि देखो ध्यान से, ये जो ग्रंथि है ये, इसको बोलते हैं हम काउपर ग्रंथि। क्या नाम है इसका? इसका नाम है काउपर ग्रंथि। अब ये काउपर ग्रंथि जो होती है ये एक क्षारीय द्रव जो होता है यानी ये क्षारीय द्रव को स्रावित करती है। अब ये संभोग के दौरान होता क्या है, संभोग के दौरान मूत्र मार्ग की अम्लीयता को उदासीन करता है। यानी कि मान लीजिए हमारा जो मूत्र होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है। अब जब मूत्र अम्लीय है तो जब मूत्र जो है मूत्र मार्ग से बाहर आएगा, यानी कि जब मूत्र जो है जब यहां से होता हुआ इस मूत्र मार्ग से जब बाहर आएगा मूत्र, तो फिर सीधी बात है कि इस मूत्र मार्ग को भी थोड़ा बहुत अम्लीय कर देगा। अब भाई जब इसको अम्लीय कर देगा तो फिर इसको अम्लीयता को खत्म करने के लिए कोई हमें ऐसा पदार्थ चाहिए जो इसको खत्म कर सके। तो वही काम तो आपका करता है कौन? काउपर ग्रंथि से निकलने वाला जो द्रव होता है, जो क्षारीय द्रव होता है, वही इस मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म कर देता है, यानी उदासीन कर देता है, ठीक है, और सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि अम्लीयता से शुक्राणुओं को काफी हद तक खतरा बढ़ जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम बाहरी जननांग यानी सिसन की बात करते हैं। देखिए सिसन कहां पर है, देखिए ये जो जननांग दिख रहा है आपको यहां पर जो दिख रहा है ये है हमारा सिसन। इसको बोलते हैं हम सिसन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम पेनिस। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पेनिस कहते हैं और हिंदी में इसको सिसन बोलते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम यहां पर सिसन की अगर हम बात करें तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भूमिका इसकी देखें तो सिसन जो होता है वो पुरुषों का बाहरी मैथुन अंग है। कैसा अंग है ये? पुरुषों का बाहरी मैथुन अंग होता है। ये विशेष प्रकार के इरेक्टाइल उत्तकों से निर्मित होता है। मेरी बात सुनिए, यहां पर ये वर्ड है इरेक्टाइल उत्तक। ये इरेक्टाइल टिश्यूज क्या होते हैं? देखिए इरेक्टाइल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो आपके जो सिसन होता है उसमें थोड़ी शक्ति लेकर के आते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये देखिए आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। अब इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन में होता क्या है कि इरेक्टाइल टिश्यूज जो होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पुरुष जो है वो उसका जो जनन तंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और फिर वो उसको बहुत सारे डॉक्टर्स को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है, दवाइयां खानी पड़ती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसकी प्रॉब्लम होती है कि उनके जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं जो उसको सक्षम बनाने में कारगर होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं, जिससे ऐसा हो पाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज एक्टिव कब होते हैं? देखिए मोस्टली जो एक्टिव होते हैं ये संभोग के समय होते हैं। और ये क्यों, पता कैसे लगता है कि इरेक्टाइल टिश्यूज एक्टिव होंगे? देखिए जब भी संभोग का समय होता है तो रक्त प्रवाह जो होता है यानी कि ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है पेनिस में
और होता क्या है कि उससे श्वसन जो है वो उत्तेजित हो जाता है और ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं वो श्वसन को उत्तेजित कर देते हैं। अच्छा जी, ये जो उत्तेजना होती है सर वो वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन में अर्थात शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में सुरक्षित स्थानांतरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। यानी कि तभी अच्छी तरह से ये जो शुक्राणु होंगे श्वसन से निकल करके मादा जनन तंत्र में एक बेहतरीन गति के साथ आगे बढ़ेंगे। अब इस गति को प्रदान करने के लिए, इसी गति को आर्टिफिशियल तरीके से बताऊं तो एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं हम आईवीएफ। क्या बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी को? हम आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल तो हम ये देखते हैं यहां पर कि शुक्राणु की संरचना की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर एक शुक्राणु लगाया गया है, ये शुक्राणु है और आगे जो है देखिए इसका ये हेड है, इस शुक्राणु का ये हेड है। हम फिलहाल अभी हाई स्कूल लेवल की ही बात कर रहे हैं, ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाते हैं। यहां पर इस शुक्राणु की ये नेक है। अगर आप शुक्राणु देखें जिनसे हमारा जो वीर्य मिलकर बना होता है, हालांकि शुक्राणु जो होते हैं वीर्य में बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं, यानी करोड़ों की संख्या में ये शुक्राणु पाए जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि शुक्राणु में और वीर्य में फर्क क्या है, तो यानी स्पर्म में और सीमन में फर्क क्या है। ध्यान रखिएगा कि जो सीमन होता है वो स्पर्म से मिलकर बना होता है, बल्कि स्पर्म सीमन से मिलकर नहीं बना होता है। यानी स्पर्म जिनसे बनता है, स्पर्म के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं शुक्राणु के अलावा। जैसे कि शुक्राणु की अगर हम चर्चा करें तो शुक्राणु में ये आगे का हिस्सा कहलाता है इसका हेड, और ये जो है ये मिडल पीस कहलाता है बीच में, और यहां पर जो है इसकी कहलाती है नेक यानी गर्दन कहलाती है। यहां पर जो पीछे अगर हम बात करें ये इसकी टेल है, शुक्राणु की पूंछ है इसकी, और यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देखिए शीर्ष का काम क्या है, इसके हेड का काम क्या होता है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें अगुणित केंद्रक होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें होता है और एक्रोसोम होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें एक्रोसोम होता है जो अंडाणु को भेदने में सहायक एंजाइम स्रावित करता है। यानी कि अंडाणु, ये रहा अंडाणु, इस अंडाणु तक अगर ये कोई शुक्राणु जाएगा तो इसको भेदने के लिए, यानी इसके अंदर जाने के लिए जो एंजाइम देगा वो इसी हेड से आएगा, इसी हेड के अंदर बनता है वो एंजाइम जो इस शुक्राणु को इस अंडाणु के अंदर जाने में सहायता करेगा। इसके अलावा अगर हम मध्य भाग की बात करें, यानी मिडल भाग की बात करें, जो मिडल भाग कौन सा है हमारा, ये जो मिडल पीस है, इसका क्या काम है इस वाले का? तो इसका काम क्या है कि इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता हो कि हर एक कोशिका का क्या होता है, हर एक कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, है ना, जो तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पर होती है जो तैरने के लिए, यानी स्पर्म जो होते हैं ऐसा नहीं है कि वो चलते जा रहे हैं, वो इस तरह से गति करते हैं और इसको इस तरह की गति को ऊर्जा देने के लिए इस तरह की गति बनी रहे, तो यहां पर होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। पूंछ की बात करें तो शुक्राणु को मादा जनन मार्ग में आगे की ओर बढ़ाने और तैरने में गति प्रदान करती है। कौन? ये पूंछ ही होती है। जैसे मछली की पूंछ देखिए तो मछली को आगे बढ़ाने में सहायता करती है, वैसे ही शुक्राणु को आगे बढ़ाने के लिए ये पूंछ काफी हद तक मदद करती है। चलिए देखिए यहां पर वीर्य की अगर हम संरचना की बात करें, कंपोजिशन इसका देखें तो इसमें 60% तक वो द्रव होता है जो शुक्राशय से निकला था। 30% तक जो द्रव होता है, 30% जो द्रव होता है वो होता है प्रोस्टेट स्राव होता है जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है। और अगर हम शुक्राणु की बात करें और भी बहुत सारी ग्रंथियां मिला करके कुल 10% बनाती हैं। यानी शुक्राणु वीर्य का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बनाते हैं, लेकिन शुक्राणु के बिना वीर्य अधूरा है, क्योंकि अगर शुक्राणु ही नहीं होंगे वीर्य में तो फिर